हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 की। बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? यानी कि जिस दिन भारत आज़ाद होता है, जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है या फिर ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जाते हैं, उस समय इंडिया की परिस्थितियाँ कैसी थी और उसके बाद इंडिया की परिस्थितियाँ कैसी रही। अगर मैं पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप सब लोगों के सामने बाइफरकेट करता हूँ तो इसको 3 पार्ट में पढ़ा जा सकता है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पर बात करता है कि जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए उस टाइम पर इंडिया की परिस्थितियाँ कैसी थी या फिर उसके पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी। उसके बाद सेकेंड फेज़ के अंदर इसको बांटा जा सकता है 1947 से 1990 के फेज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मेजर चेंजेस आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी के अंदर आते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है पोस्ट फेज़। और पोस्ट फेज़ के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 1991 से लेकर आगे की परिस्थितियों की बात इसके अंदर की जाती है। अब 1991 के बाद एक अलग इंडिया आप लोगों को नज़र आएगा, एक ग्रोइंग इंडिया जो है वो आप लोगों को नज़र आने वाला है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ है उसकी बात की जाती है 1947 से 1990 के अंदर। 1947 से 1990 के अंदर जो इंडियन पॉलिटिशियन थे उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और उन चैलेंजेस को उन्होंने कैसे कोप अप किया, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ज़रूर ये समझना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आने वाली है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। यानी क्या क्या चीज़ हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद या फिर हमें क्या पता चलेगा इस चैप्टर से। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलेगा कि इंडिया की इकॉनमी 1947 के अंदर कैसी थी। यानी कि जिस दिन इंडिया आज़ाद होता है हमें पता है कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। तो इस समय इंडिया की परिस्थिति कैसी थी, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जा रहे थे तो इंडिया के पास उनको विरासत में क्या क्या मिला और उसके बाद हम लोगों ने क्या ग्रोथ करी और आज हम किस परिस्थितियों के अंदर हैं, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ही इस चैप्टर को पढ़ा जाता है कि ओवरऑल हम लोगों ने ग्रोथ कैसे करी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे सामने बात करता हूं तो 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है और आज हम 2024 के अंदर जी रहे हैं। तो अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो 1947 से लेकर 2024 तक ये जो 75 से 76 साल का समय रहा, इंडिया ने क्या क्या चीज़ें अचीव करी एज़ कंपेरेटिवली 1947 के, या फिर आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों के साथ लड़ रहे हैं जैसी परिस्थितियों में हमें ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए थे। इसलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने समझना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड रही और स्टेगनेंट रही उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। आपको समझने को मिलेगा इस टॉपिक से कि आप लोग ये जान पाएंगे कि क्या क्या एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी उस पर्टिकुलर समय पर इम्प्रूव नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आप लोगों को इंडिया की इकोनॉमी के अंदर उस समय पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो इंडिया की इकोनॉमी उस समय पर स्टैग्नेंट थी एंड अंडर डेवलप्ड थी। तो आप लोग ये भी समझेंगे कि स्टैग्नेंट और अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई इकोनॉमी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ नहीं मिलने लग रही हो। अंडर डेवलप्ड थी क्योंकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। और कोट क्या बोला जाता है? इंडिया इज द पिवट ऑफ आवर एम्पायर। इफ द एम्पायर लॉसेस एंड अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनेंस वी कैन सर्वाइव, बट इफ वी लॉस इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। तो ऐसा किसके द्वारा बोला गया था? विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस के द्वारा। ये कौन थे? वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। कब? 1894 के अंदर। इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश इकोनॉमी की या फिर ब्रिटिशर्स की बहुत सारी क्या रही हैं ब्रिटिश की जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कॉलोनीज रही हैं। उन कॉलोनीज में से एक इंडिया भी रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस के द्वारा कि हम लोग बाकी सारी कॉलोनीज को खो सकते हैं। हमें अगर बाकी कॉलोनीज को हम लोग खो देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंडिया हमारे लिए एक एपेक्स कॉलोनी है
और अगर हम लोग इसे खो देते हैं, एक इम्पोर्टेंस की कॉलोनी है, अगर हम लोग इसे खो देते हैं तो हमारा जो ये रूल है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यानी कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था ब्रिटिशर्स की नज़र में उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर भी। आइए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलियराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज इट इज़ टुडे इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी अगर मैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की बात करूं तो ये आपको बताता है कि इंडियन की इकोनॉमी 1947 से लेकर अभी तक अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर ओवरऑल चेंजेस क्या देखने को मिले हैं। जिस हाल में ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए थे से लेकर अभी 2024 तक हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से बिहेव करने लग रही है, उसके बारे में डिटेल में पता चलेगा आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। यानी ये एक ऐसी किताब है जो आप लोगों को इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बताती है 1947 से लेकर अभी प्रेजेंट सिनेरियो तक। 1947 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, 2024 के अंदर हम लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करने लग रहे हैं, क्या इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं या फिर वैसी ही परिस्थितियां अभी भी देखने को मिलती है जिन परिस्थितियों के अंदर ब्रिटिशर्स हमें छोड़ कर गए थे। However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future perspective। तो क्या बोला जाता है कि आप सब लोगों को पास्ट के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। यानी कि एक पास्ट हर एक इंसान और हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इनफैक्ट कंट्रीज़ के लिए भी करता है। जैसे कि इंडिया की जो पास्ट की घटनाएं रहीं, यानी कि 1947 से पहले की जो घटनाएं रही, 1947 तक क्या परिस्थितियां रही इंडिया के सामने, प्रेजेंट में इंडिया की परिस्थितियां कैसी है, और इंडिया फ्यूचर के बारे में क्या स्ट्राइव करना चाहता है या फिर फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है। प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे पास्ट को ज़्यादा डिटेल में समझना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लोग पास्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। So let us first look at the state of Indian economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategies। तो ये कहता है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी इंडिपेंडेंस से पहले। यानी सिंपली अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर इंडिया की इकोनॉमी कैसे हुआ करती थी, क्या मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करते थे इंडिया के, कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पर इंडिया जो है वो काम किया करता था, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ट्रेड किया करता था, कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हुआ करती थी, कौन सी चीज़ों को इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था। ये कुछ चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर से समझने को मिलेगी, लेकिन 1947 के पर्सपेक्टिव से। तो क्या बोला जाता है? द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी is not just of our current making. It has its root steeped in history, particularly in the period when India was under the British rule, which lasted for almost 2 centuries। यानी कि आज की जो इंडिया की परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है 1947 से पहले जो ब्रिटिश रूल हुआ करता था उनसे। बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 के अंदर। लेकिन इंडिया की इंडिपेंडेंस के अंदर क्या क्या मेजर रोल रहे और ब्रिटिशर्स ने क्या इंडिया की इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लेकर आए, या फिर ब्रिटिशर्स जो है वो किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी को डील किया करते थे, उसके बारे में पता चलेगा। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base। अब आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मैं ब्रिटिशर्स की बात करता हूँ तो ब्रिटिशर्स का एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था इंडिया की इकोनॉमी के प्रति, ये एक्सप्लॉयटेटिव हुआ करते थे। अब मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूँ कि इंडियन जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो एक्सप्लॉयटेटिव थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे, दैट इंडियन इकोनॉमी शुड ग्रो। इसके पीछे का रीज़न क्या है? आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी कंट्री ग्रो करती है या फिर कोई भी इंडिविजुअल भी इनफैक्ट ग्रो करता है तो
उसको बढ़ता हुआ, उसको उठता हुआ कोई भी नहीं देखना चाहता है। सेम कंडीशन इंडिया के साथ भी थी। इंडिया की इकॉनमी ग्रो अगर हो जाती तो ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर सर्वाइव कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, और ब्रिटिशर्स कभी भी इतने लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते इंडिया के अंदर, जितने लंबे समय के लिए या फिर 200 साल तक जो उन्होंने शासन किया है वो कभी नहीं हो पाता उनके टाइम पीरियड के अंदर। तो ब्रिटिशर्स हमेशा क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स हमेशा ये चाहते थे कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर बनाया जा सके। किसका एक्सपोर्टर बनाया जा सके? रॉ मटेरियल का। और इंडिया को दूसरी तरफ इंपोर्टर बनाया जा सके। किसका? फिक्स्ड गुड्स का या फिर फिक्स प्रोडक्ट का, जो कि प्रोड्यूस की जाने लग रही थी ब्रिटिश के अंदर तेजी के साथ ग्रो करते हुए, या फिर ब्रिटेन के अंदर तेजी के साथ ग्रो करते हुए वहाँ के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो ब्रिटिशर्स हमेशा ये चाहते थे कि इंडिया की इकॉनमी एक इंपोर्टर बनकर रह जाए फाइनल प्रोडक्ट का, और एक्सपोर्टर बनकर रह जाए रॉ मटेरियल का। तो क्या बोला जाता है? एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकोनॉमी हैज़ been able to attain over the last 7.5 decades। कहता है तो ये सारी की सारी परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को समझना ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि ये जो 75 साल हम लोगों को आज़ादी के हुए हैं, और 75 साल के तक जो हम लोगों ने अचीव किया है वो हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है, बल्कि इसके पीछे हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। तो सबसे पहले अगर मैं 1947 से पहले की बात करूं, यानी कि ब्रिटिश पीरियड की बात करूं, तो उस समय पर इंडिया की सिचुएशन कैसी हुआ करती थी? तो सबसे पहले बात की जाती है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अगर मैं कॉलोनियल रूल की बात करूं, यानी कि ब्रिटिश रूल की मैं बात करता हूं, तो उस समय पर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ करता था, यानी कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करने लग रही थी। तो क्या बोलता है? इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि अभी आपको लेकर जा रहा है ब्रिटिशर्स के इंडिया के आने से पहले की बातों के ऊपर। तो इंडिया जब ब्रिटिश कंट्री इंडिया के ऊपर रूल नहीं किया करती थी, या फिर ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल नहीं किया करते थे, तब भी इंडिया जो थी वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करता था, यानी कि वो खुद डिसाइड किया करता था उसे किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, उसे किन कंट्री के साथ अपने रिलेशंस बनाने हैं, तो वो सब इंडिया के द्वारा ही डिसाइड किया जाता था। लेकिन उस बेसिक समय के अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो हुआ करता था वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ करता था लोगों के लिए, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले भी एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रही है। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी, इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी आप लोगों को समझ में आएगा, और ब्रिटिशर्स के इंडिया के बाहर जाने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यर द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज करेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। कहता है हालांकि हम बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी उस समय पर किया करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारा जो डोमिनेंस था, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो क्या बोला जाता है? इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की बात करूं, तो भारत को उसकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता था। और स्पेसिफिकली अगर मैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बात करने लग रहा हूं, तो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इंडिया का पूरे वर्ल्ड के अंदर बोलबाला हुआ करता था। मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स वर्क भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते थे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये थी कि इंडिया के कारीगर बहुत अच्छे हुआ करते थे उस समय के, और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बनाया करते थे उस समय पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। अब यहाँ पर जो मैंने आपको भी बात बोली कि ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर बना करते थे, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स की बात हो, मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स वर्क्स की बात हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड वाइड मार्केट हुआ करती थी। और वर्ल्ड वाइड मार्केट इसलिए हुआ करती थी क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की रेपुटेशन हुआ करती थी। और रेपुटेशन क्यों थी? क्योंकि इनकी फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया जाता था, और साथ साथ पे यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप देखे जाते थे, राइट, जितना भी इंपोर्ट इंडिया से किया करता था। यानी कि पूरे वर्ल्ड जो है इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। क्यों करना चाहता था? क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड रिनोन किया जाता था। इंडिया के जो कारीगर हुआ करते थे, जो क्राफ्टमैन हुआ करते थे, वो भी लाजवाब हुआ करते थे। तो इसीलिए
इंडिया के प्रोडक्टों की एक अलग मार्केट हुआ करती थी वर्ल्ड की नज़रों में या फिर वर्ल्ड में। अब इस बॉक्स को भी ध्यान से समझते हैं, बॉक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी समझ के लिए, इसलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला जाता है, मुस्लिन इज़ अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन बंगाल। राइट, मुस्लिन जो है वो क्या है, कॉटन टेक्सटाइल है, टाइप है कॉटन टेक्सटाइल का, जिसका ओरिजिनेशन बंगाल से देखा जाता है। और अगर मैं बंगाल की भी यहाँ पर बात करता हूँ तो ये इंडिया वाले बंगाल की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पर बांग्लादेश वाले बंगाल की बात हो रही है। बांग्लादेश वाले बंगाल की यहाँ पर बात करने लग रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ, तो उन प्लेसेस की यहाँ पर बात होगी जो कि ढाका के आसपास थे, जिसको प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड के अंदर ढाका बोला जाता था, जो कि अब कैपिटल के तौर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है बांग्लादेश की। ढाकाई मुस्लिम ने पूरे वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्निशन गेन करी और उसको एक फेम मिला। क्यों? बिकॉज ये एक एक्सिक्यूट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल था। ये फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल। तो ये जो सबसे फाइनेस्ट वेराइटी हुआ करती थी मुस्लिन की, उसको क्या बोला जाता था, मलमल। सबसे फाइनेस्ट का मतलब है कि जो सबसे बेहतरीन मलमल हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मुस्लिन बोलते थे। जो समटाइम कभी कभी क्या हुआ करता था, जो फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया के अंदर आया करते थे वो इसे मलमल शाही और मलमले खास के नाम से भी जाना करते थे या फिर इसे बोला करते थे। अब इसे मलमल शाही या मलमले खास क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीज़न है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इसको जनरली वियर किया जाता था या फिर ये जनरली फिट हुआ करता था किसके लिए, रॉयल्टीज़ के लिए। और रॉयल्टीज़ का मतलब उस टाइम के राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे, राजा रजवाड़ा लोग जो हुआ करते थे, उनके लिए, उनके द्वारा इसको पहना जाता था। राइट, तो इसीलिए इसे मलमल शाही बोला जाता था। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home countries than with the development of the Indian economy. ये सब बातें आप सब लोगों को अभी तक पता चल चुकी होगी। क्या कि ब्रिटिशर्स का एक तो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, वो हमेशा ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल वो इंडिया से एक्सपोर्ट करें, ब्रिटेन के अंदर तेज़ी के साथ ग्रो करती हुई इंडस्ट्रीज़ के लिए, और साथ ही साथ में वो जो भी फाइनल प्रोडक्ट उन इंडस्ट्रीज से बनने लग रहा है उसको इंडिया के अंदर वो डंप कर दिया करती थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सके। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आती है कि ब्रिटिशर्स का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव अपनी कंट्री की इकॉनमी को ग्रो करना था, वो अपने कंट्री की ग्रोथ को देखना चाहते थे, इसके अलावा वो कुछ और नहीं चाहते थे। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आती है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना चाहते थे अपनी कंट्रीज़ को। उनका ऑब्जेक्टिव कभी भी इंडिया की डेवलपमेंट रहा ही नहीं, तो वो इंडिया की इकॉनमी को कभी भी ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो इसकी वजह से एक फंडामेंटल चेंज देखने को मिलता है हमारी इंडिया की इकॉनमी के अंदर। डेफिनेट सी बात है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहेंगे तो ये चाहेंगे कि इंडिया की इकॉनमी को रेगुलेट भी ये उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उन्होंने इंडिया की इकॉनमी को भी वैसे ही ट्रांसफॉर्म किया। तो बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। और ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या कि कंट्री को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एज ए सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल बनकर रह जाए और कंज्यूमर बनकर रह जाए फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, जो कि ब्रिटेन से इंडिया के अंदर डंप किए जाएंगे। आगे यहाँ पर बोलता है Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate a national and per capita income. ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश राज के अंदर कभी भी एक सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया गया कि इंडिया की नेशनल इनकम को या फिर पर कैपिटा इनकम को कंप्यूट किया जाए। लेकिन उस समय पर कुछ एक इंडिविजुअल पर्सन थे, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, कुछ एक इंडिविजुअल, इकोनॉमिक्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हुआ करते थे जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश करी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कंप्यूट करने की। और उस अटेम्प्ट में से राइट हम लोगों को अलग अलग रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स विच वर मेड टू मेजर सच इनकम्स यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। तो सबने अपना अपना प्रयास किया नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने का, और सबके अटेम्प्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कारीगर नहीं हुए, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब इन नोटेबल एस्टिमेटर्स के अंदर हम दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले शिरस, VKRB राव और हम लोग बात करते हैं इसके अंदर RC देसाई की।
और इन सब में से भी राव का अटेम्प्ट सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया उस समय के अंदर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर। हाउएवर मोस्ट स्टडी डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in the per capita output per year। ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोलता है यहाँ पर, हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा एग्रीगेट रियल आउटपुट था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century के अंदर, यानी कि पहले हाफ ऑफ 20th century के अंदर जो हमारा आउटपुट देखने को मिलता है वो 2% से भी कम था, और 0.5% इंक्रीमेंट जो है या फिर 0.5% ग्रोथ जो है वो हमें पर कैपिटा आउटपुट के अंदर देखने के लिए मिलने लग रही थी। बात करते हैं उस समय के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म किया करता था। एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इमेज, एक बॉक्स आप लोग के सामने है, तो इस बॉक्स को समझते हैं सबसे पहले। ये बॉक्स क्या कहता है, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री इन ब्रिटिश इंडिया। प्री ब्रिटिश इंडिया का मतलब है कि ब्रिटिशर्स के इंडिया के आने से पहले इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे हुआ करता था। द फ्रेंच ट्रेवलर वर्नियर डिस्क्राइब्ड 17th century Bengal in the following way: the knowledge I have acquired of Bengal in 2 visits inclines me to believe that it is richer than Egypt। एक फ्रेंच ट्रेवलर है वर्नियर करके, वो इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के अंदर वो 2 बार विजिट करते हैं, और 2 विजिट के अंदर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, राइट, या फिर इंडिया जो है वो ज़्यादा, इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली जो बंगाल है वो ज़्यादा रिचर है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ इजिप्ट। इट एक्सपोर्ट इन अबंडेंस कॉटन्स एंड सिल्क, राइस, शुगर एंड बटर। इट प्रोड्यूसेस एम्पली फॉर इट्स ओन कंजप्शन, wheat, vegetable, grain, fowls, duck and geese. It has immense herds of pigs and flock of sheep, goats. Fish of every kind it has in profusion. From Rajmahal to the sea is an endless number of canals, cut in bygone ages from the Ganges by immense labor of navigations and agriculture। यानी कि इंडिया एक ऐसी इकॉनमी है जिस किसी के ऊपर भी उसको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में पड़े हुए हैं। यही यहाँ पर कहने का यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव था। नाउ एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कहता है, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन। अगर मैं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। 85% तक जो पूरी की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन हुआ करती थी, यानी कि अगर इंडिया के अंदर 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 85 लोगों की अगर मैं बात करता हूँ तो वो ज़्यादातर गाँव के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलते थे, राइट, और उनके पास किसी भी तरह की लाइवलीहुड नहीं देखने को मिलती थी। एंड डिराइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर ये फिर देखने के लिए नहीं मिलती थी, और अगर वो जुड़े हुए भी थे तो 85 के 85% लोगों की डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही थी, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए थे। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात थी कि 100 में से 85 लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंस होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ उस समय पर नहीं देखी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट हुआ करता था और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इतनी उस समय पर नहीं थी। तो क्या बोला जाता है, सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। क्या देखने को मिलती थी हमें, स्टैग्नेशन देखने को मिलती है, और स्टैग्नेशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर रुका हुआ था। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डिटोरेशंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो though in absolute term the sector experiences some growth due to the expansion of the aggregate real area under the cultivation। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बोला जाता है कि ग्रोथ अपन लोगों को देखने को मिली, लेकिन वो इसलिए मिली क्योंकि हमने एग्रीकल्चर एरिया को क्या किया, इंक्रीज किया। तो एग्रीकल्चर एरिया को इंक्रीज करने की वजह से हमें ग्रोथ तो देखने के लिए मिलने लग रही है, लेकिन सही मायने में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ हम लोगों को समय पर नहीं मिली। The stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various systems of the land settlement। और इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है उस समय पर वो ये माना जाता है कि उस समय पर जो लैंड सेटलमेंट के जो नियम हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं थे, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो फार्मर्स जुड़े हुए थे उनके लिए बेहतर नहीं थे।
that were introduced by the colonial government, particularly under the Jamindari system, which was implemented in the then Bengal presidency. यानी कि उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जो जमींदारी सिस्टम चला उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है. Presidency comprising part of the India's present day eastern state. The profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivator. अब उस समय पर जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी और जो सबसे बड़ी परेशानी वाली समस्या थी वो ये थी कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे खेतों के ऊपर, लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर चले जाया करते थे कौन? जमींदार. लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ समझेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि जमींदार भी ये सब करने के लिए मजबूर थे. वो क्यों मजबूर थे उस समय पर? इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि उनको हर एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर पैसा जमा करवाना होता था ब्रिटिशर्स को, और अगर वो ये करने में फेल हो जाते हैं तो डायरेक्टली इसका मतलब है कि उनके पास से जो उनका अधिकार है, उनका जो जमींदारी राइट है, उसका चले जाना. However, a considerable number of zamindars and not just colonial government did nothing to improve the condition of the agriculture. लेकिन इनके द्वारा कभी भी ये प्रयास नहीं किया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें पैसा आ रहा है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अच्छा काम करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए. बस इनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से मतलब था कि भैया इससे पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया जाए. इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स was only to collect a rent regardless of the economic condition of the cultivator. तो इनका सिर्फ और सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था कि बस रेंट इकट्ठा कर लो. This caused immense misery and social tensions amongst the latter. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा किसको? कल्टिवेटर्स को. To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such attitude. तो मैंने जैसे आपको बताया जो रेवेन्यू सेटलमेंट की जो कंडीशंस हुआ करती थी वो इसका ये सबसे बड़ा कारण थी कि इनको ऐसा रवैया जो था वो उस समय अपनाना पड़ा था. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जो डेट्स थी डिपॉजिट करने की एक स्पेसिफिक सम ऑफ रेवेन्यू को वो पहले से ही फिक्स कर दी गई थी. अगर वो फेल हो जाते थे कौन? जमींदार ऐसा करने में, तो इसका मतलब था उनका जो अधिकार था, उनका अधिकार था जमींदारी राइट, जमींदारी अधिकार हुआ करता था उनके पास, तो जमींदारी राइट का चले जाना. बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा और भी दिक्कतें थी कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी उस समय पर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं जाया करता था, और इन सब कारणों की वजह से फार्मर्स को बहुत सारी समस्या जो है वो देखने को मिली. और यही एक कारण बोला गया है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ हो पाई. और आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे कि इंडिया प्लानिंग कमीशन लेकर आएगा तो प्लानिंग कमीशन के अंदर सबसे पहले जो काम किया जाता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही काम किया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को ही ग्रो करने के ऊपर बात की जाएगी. सबसे पहला प्लान 1951 से लेकर 56 तक जो आएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर ओरिएंटेड ही होगा. देयर वॉज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. अब सिर्फ इतने से ही बात नहीं बनी. एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ तो हम लोगों ने देखी कि स्टैग्नेंट ही थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम थोड़ा और प्रॉफिट कमाएं, तो और ज़्यादा प्रॉफिट को कमाने के लिए ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर का कमर्शियलाइजेशन कर दिया. और एग्रीकल्चर सेक्टर के कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर फील्ड की जो फर्टिलिटी थी वो भी ख़त्म हो गई. बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में. But this could hardly help farmers in improving their economic conditions, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were the ultimately used by the Britishers industries back home. तो फार्मर्स की ज़िंदगी में बोलता है कि कोई खासा फ़र्क नहीं आता है. पहले फार्मर्स जो थे वो फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग रहे थे. जब कमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का तो उसके बाद वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करने लगे. कैश क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसी क्रॉप्स जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है. Despite some progress made in the irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil. और ये सब के पीछे का कारण है कमर्शियलाइजेशन हो जाना किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का. While a small section of the farmers changed their cropping pattern from food crops to commercialized crop,
A large section of the tenant, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. तो बड़े बड़े फार्मर्स ने तो अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज किया, यानी कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप बनाने के लिए रेडी हो गए और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो छोटे मोटे फार्मर्स थे उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी मौजूद थी उस समय पर, ना ही उनको ऐसे कोई इंसेंटिव्स मिला करते थे, या फिर उनके पास कोई ऐसा कुछ इंसेंटिव्स थे या फिर ऐसी कोई सब्सिडीज उस समय पर मिला करती थी कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर की परिस्थितियाँ थी। जैसी हमारी परिस्थितियाँ एग्रीकल्चर सेक्टर की थी वैसी ही परिस्थितियाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कोई बहुत ज़्यादा खासा तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करने लग रहा था। तो बात करेंगे एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सो एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, सो ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former। तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो डिक्लाइनमेंट देखने के लिए मिला। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ क्यों डिक्लाइन होने लगी? क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर जब वो अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे थे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, उस फाइनल प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर डंप भी किया जाने लग रहा था। जब वो डंप हो रहा था तो लोग उसको परचेज करने लगे क्योंकि वो चीपर प्राइसेस पर मिलने लग रहा था एज़ कम्पेयर टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि सर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्किल्स चाहिए, लेबर लगती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, जबकि मशीनों से बनाई गई चीज़ें सस्ते दामों पर हमें मिल जाती है। यही रीज़न था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती है उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पाता, या फिर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं होता है। इससे मौका मिल जाता है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को इंडिया के अंदर अपनी होल्ड बनाने का। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। इसके पीछे का दो कारण था। द इंटेंशन वॉज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second to turn India into a sprawling market of the finished product of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain। जैसे मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पर लिखी गई है। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industry created not massive unemployment। अब आप लोगों को पता है कि लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कैप्चर कर लिया। तो जब इंडस्ट्रीज उसको कैप्चर करेंगी तो जाहिर सी बात है लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इन इंडिया, बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वॉज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड। लेकिन इंडिया के जो प्रोडक्ट थे वो भी लोग क्या करने लगे, मांगना बंद करना शुरू कर दिया लोगों ने। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि इंडिया के अंदर आप अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिवाली आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं जैसे कि दिया वगैरह होते हैं, जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं वो जो ये सब बनाते हैं, हम लोग इन चीज़ों को परचेज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं परचेज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो चाइना जैसी कंट्री से हमारे पास LED लाइट्स वगैरह आती हैं या फिर उस LED लैंप्स वगैरह आते हैं, हम उनको परचेज़ करना प्रीफर करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? एक तो वो हमें सस्ते दरों पर मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ कि वो उसके पीछे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइसेस वगैरह भी पे नहीं करने पड़ते, कीमत बहुत ज़्यादा नहीं अदा करनी पड़ती है हमारे, राइट। और दूसरा इंडस्ट्रीज़ के अंदर बन रही हैं वो, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर बन रही हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उन्हें बनने में। लेकिन एक फार्मर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है उसके लिए हम लोग कुछ एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, तो वैसे सिनेरियो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ द चीप मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। तो सस्ती दरों पर जो चीज़ें मिलने लग रही थी उसने इस चीज़ को मीट कर लिया। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्स वेरी स्लो। तो सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर रूट लेना शुरू कर देती है इंडिया के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज नहीं था।
इनिशियली ये जो डेवलपमेंट थी वो देखी जाती है कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स के थ्रू। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी उसको बेसिकली डोमिनेट किया जाता था इंडियंस के द्वारा, यानी कि कॉटन इंडस्ट्रीज को चलाया जाता था इंडियंस के द्वारा, जो कि लोकेटेड थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। जबकि जो जूट मिल्स थी उसको डोमिनेट किया जाता था फॉरेनर्स के द्वारा, जो मेनली कंसंट्रेट हुआ करती थी कहाँ पर, बंगाल के अंदर। सब्सिक्वेंटली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज began coming up in the beginning of the 20th century, राइट। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का भी आना शुरू हो गया, या फिर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई इंडिया के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर बिगिनिंग में। जो टाटा आयरन और स्टील कंपनी थी जिसको कि टिस्को बोला गया, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1907 के अंदर। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्री जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आना शुरू हो गई। लेकिन इंडिया के अंदर फिर भी कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्रीज जो कैपिटल गुड्स बनाती हो, यानी कि मशीन्स वगैरह बनाती हो, ताकि हम लोग फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कर सकें या फिर इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकें इंडिया के अंदर। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं मशीन टूल्स, जिसको यूज़ किया जा सकता है प्रोड्यूस करने में आर्टिकल्स को फॉर करेंट कंजप्शंस, राइट। यानी कि हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं बना पा रहे थे जिनसे हम लोग कुछ फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर एंड देयर was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. वो handicraft industries को displace नहीं कर पा रहे थे। The growth rate of the new industrial sectors and its contribution to the GDP का मतलब है gross domestic product और gross value added remained very small, बहुत कम इनका contribution था। Another significant drawback of the new industrial sectors was very limited area of operations of the public sectors. Public sectors का operations भी उस समय पर ज़्यादा नहीं देखा गया, और public sectors का मतलब है government sector. The sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertaking. यानी कि कुछ ये सेक्टर जो थे वो public sector के पास थे। बात करते हैं foreign trade की। तो क्या इंडिया foreign trade किया करता था? तो आप सब लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि इंडिया फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से नहीं कर रहा है, बल्कि उनके आने से पहले से ही इंडिया ट्रेड किया करता था और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया करता था। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ऐसा क्या हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो ट्रेड है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया कुछ ही कंट्रीज़ के साथ में, जहाँ पर 50% तक जो ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होने लगा। तो क्या बोला जाता है यहाँ पर, ध्यान से समझना। यहाँ पर बोलता है इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियंस फॉरेन ट्रेड। तो बहुत ज़्यादा इसको इम्पैक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी कॉमोडिटी प्रोडक्शन के ऊपर, ट्रेड और टैरिफ की जो परस्यू की गई थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया हमारी इकोनॉमी को। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, एंड एन इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन। For all practical purposes, Britain maintained a monopoly control of India's export and import. यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो पूरा का पूरा अपने पास कंट्रोल ले लिया कि क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इंपोर्ट होगा, ये सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास चला गया। इंडिया का 50% से ज़्यादा जो ट्रेड हुआ करता था वो ब्रिटेन के साथ हुआ करता था, और बचा कुचा जो ट्रेड था वो कुछ ही कंट्रीज़ के साथ था, जैसे चाइना, सिलोन, पर्शिया। और इसको ज़्यादा आसान इसलिए हो गया ट्रेड करना क्योंकि स्विस कैनाल जो था उसकी ओपनिंग हो गई थी। तो क्या बोलता है, स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब ये स्विस कैनाल क्या है ये अभी आएगा, डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। क्लियर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड The most important characteristics of Indian foreign trade throughout the colonial period was the generation of the large export surplus. यानी कि वो ट्रेड तो किया करते थे और इसकी वजह से एक्सपोर्ट सरप्लस भी जनरेट हुआ।
लेकिन सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे जनरेट होता है? जब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर हम सरप्लस तो जनरेट कर रहे थे, यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस था, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमारा सरप्लस में था। लेकिन इस सरप्लस की हमें बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। किसने चुकाई ये कीमत? हमारी कंट्री की इकोनॉमी ने। क्या बोलता है? सेवरल एसेंशियल कमोडिटी फूड ग्रेन्स, क्लोथ, kerosene, etc. were scarcely available in the domestic market. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver in India. लेकिन इस एक्सपोर्ट सरप्लस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वजह से कोई गोल्ड और सिल्वर इंडिया के अंदर नहीं है, बल्कि इसको यूज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा पेमेंट करने में हमारे अपने खर्चों के, जो कि किसके द्वारा किए जाते थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते थे ब्रिटेन के अंदर। लड़ाइयाँ लड़ने के लिए जो खर्चे किए जाते थे वो भी यहीं से होते थे, against fought by British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of India wealth. और इसकी वजह से इंडिया की जो वेल्थ है उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होता हुआ नजर आएगा। स्विस कैनाल की अगर मैं बात करता हूँ तो स्विस कैनाल ये है। तो स्विस कैनाल से पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर कैसे आया करते थे? अगर ब्रिटिशर्स को आना पड़ता था तो ब्रिटिशर्स यहाँ से घूम कर आया करते थे इंडिया के अंदर, यहाँ से ये रूट रहा करता था और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाया करता था। लेकिन जैसे ही स्विस कैनाल ओपन हुआ तो ये डायरेक्टली यहाँ से आना शुरू हो गए और इसकी वजह से इनका जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बचा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इंडिया के अंदर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाए। ट्रेड थ्रू द स्विस कैनाल। स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है और आर्टिफिशियल वाटरवे का मतलब है मैन मेड है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया, नेचर मेड नहीं है। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। इट कनेक्ट पोर्ट सेट ऑन मेडिटेरियन सी के ऊपर ये जो पोर्ट सेट है इसको कनेक्ट करता है विद द गल्फ ऑफ स्विस के साथ ऑन आर्म ऑफ द रेड सी। द कैनल प्रोवाइड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटेड बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स and ports located in South Asia, East Africa, Oceania, by doing away the need to sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterway in the world. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर access जो है वो आसानी से हो जाती है। Then we have demographic conditions. Demographic conditions का मतलब है population wise क्या changes देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोगों को पता है कि हेल्थ सेक्टर भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा उस समय पर नहीं कर रहा होगा। तो वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू द सेंसस इन 1881। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सेंसस ऑफिशियल 1881 के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। सब्सिक्वेंटली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो नहीं करने लग रही थी। Every 10 years, such census operations were carried out. Before 1920, India was in the first phase of demographic transition. पहला फेज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का 1921 से पहले देखा जाता है और दूसरा फेज हो गया 1921 के बाद। The second stage of demographic transition began after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. The various social development indicators were also not quite encouraging. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करने लग रही थी और ना ही इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसे डेवलपमेंट इंडिकेटर थे जिसके बेसिस पर हम ये पता लगा सकें कि किस हिसाब से जो हमारी पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। एजुकेशन, डेथ रेट, बर्थ रेट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16% और 16% से भी कम हमारा लिटरेसी रेट था और 16% ये जो कम है ही, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो बुरी परिस्थिति थी वो महिलाओं की थी। फीमेल लिटरेसी जो था वो तो नेग्लिजिबली लो था, 7% तक। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल नहीं थी और अगर अवेलेबल थी तो बहुत सारे लोगों तक वो अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। कॉन्सिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेज वर रैम्पेंट। बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वाटर और एयरबोर्न डिसीजेज फैलने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें खोई। अगर मैं मोर्टेलिटी रेट की बात करता हूँ तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ, बच्चों की डेथ की बात करता हूँ। और अगर मैं मोर्टेलिटी की बात करता हूँ तो इसके अंदर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो किया, जो कि 218 था पर 1000, यानी कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी और जो कि अभी कितना है 30
3 पर 1000 है, यानी कि अभी के करंट टाइम के अंदर 33 बच्चों की डेथ होती है पर 1000 बच्चों के ऊपर, यानी कि हमारी जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, वो 32 साल हुआ करती थी और अभी प्रेजेंट वो 69 ईयर्स हुआ करती। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोग इंडिया के ज़्यादातर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर शोड लेटर साइन ऑफ चेंज। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स which usually remained at a high of 70 to 75%, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिले, लेकिन फिर भी लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड। हाई ऑफ 75 to 75%, while the manufacturing sector contributed, manufacturing and service sector contributed 10, 15 to 20% respectively. Another striking aspect was the growing regional variation. Parts of the then Madras Presidency, comprising area of present-day state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Bombay and Bengal witnessed a decline in the independence of the workforce on the agriculture sector. इन स्टेटों ने एग्रीकल्चर सेक्टर से अपने डिपेंडेंस को कम किया, विद अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर्स। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका एग्रीकल्चर सेक्टर से कम अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया इन्होंने, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। हाउएवर कुछ यहाँ पर स्टेट्स ऐसी भी थी जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने शेयर्स को बढ़ाया, और वो स्टेट कौन कौन सी थी? ओडिशा, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेटों ने क्या किया? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करता है ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, हाँ, इसके अंदर आपको एक ठीक ठाक ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। इंडिया के अंदर रेलवे सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम डेवलप करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन इसके पीछे का जो रियल मोटिव था इस डेवलपमेंट के पीछे का, वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। यानी कि बाई चांस डेवलपमेंट हो गई है इंडिया की, लेकिन इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स का ये नहीं था कि वो इसकी डेवलपमेंट करना चाहते थे, कतई भी नहीं। वो ये चाहते थे कि इसकी वजह से उनका फ़ायदा था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, लेकिन वो इतने ज़्यादा फिट नहीं थे कि वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके। यानी कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले भी रोड थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। Roads that were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway stations, or the port to send these far away from the England or other lucrative foreign destinations. यानी कि उस समय पर जो रोड्स वगैरह बनाए गए थे उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव था कि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाए। पोर्ट्स बनाए गए ताकि सामान को इंडिया से ब्रिटेन भेजा जा सके। There always remained an acute shortage of all-weather road to reach out to the rural areas during the rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines. तो लोग को natural calamities और famines से भी लोग यहाँ पर मरने लगे। The British introduced the railway in India in 1850 and it is considered as one of their most important contribution. तो अगर पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर जो अच्छी बात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रेलवे लेकर आते हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जानने लगते हैं एक दूसरे को। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पोर्टेंट वे। ऑन द वन हैंड इट इनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल and thereby break geographical and cultural barriers, while on the other hand it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economies in India. तो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने लगे रेलवे की मदद से। तो लोग एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह समझने लगे। तो ये एडवांटेज था, और एक डिसएडवांटेज भी था कि वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने लगे थे। The volume of India's export undoubtedly expanded, but its beneficially rarely accrued to the Indian people. अब ट्रेड बढ़ेगा तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन उसका फ़ायदा इंडियंस को थोड़ी मिला, उसका फ़ायदा मिला किसे? ब्रिटिशर्स को। Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic losses.
Along with the development of the roads and railways, the colonial dispensers also took measures to develop the inland trades and sea lanes. उन्होंने inland trades और sea lanes को भी बनाने की कोशिश करी, हालांकि वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती उस समय के अंदर. However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the coast canals on the Odisha coast. Though the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railway, which soon traversed the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned. The introductions of the expensive system of electric graph in India similarly served the purpose of maintaining law and order. The postal services, on the other hand, despite serving a useful public purpose, remained although inadequate. तो अगर आप कुल मिलाकर अगर आप ये पूरा का पूरा चैप्टर देखते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि ब्रिटिशर्स का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर देखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलता है, बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट है. हालांकि रेलवे जो थी एक उसकी देन थी, लेकिन रेलवे को भी उसने बनाया अपने ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ था. वही उसका एज सच ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उसका बेनिफिट इंडियंस को भी मिले, हालांकि बाई चांस उसका बेनिफिट इंडियंस को भी देखने के लिए मिल गए. तो ये था आप लोगों का पहला चैप्टर्स. और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप सब लोग. मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर.